नमस्कार। आज एक बहुत ही जबरदस्त और दिमाग के तार हिला देने वाली कहानी को डिकोड करने वाले हैं। आज एक ऐसे टाइम लूप थ्रिलर का विश्लेषण करेंगे जो समय, भाग्य और हमारे अस्तित्व की हदों को पूरी तरह पार कर देता है। आइए एक ऐसी जगह की कल्पना करें। मेरा मतलब है, मान लेते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां समय सीधा नहीं चलता। वो एक गोल चक्कर में फंसा है और वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। द कैबिन एट द एज ऑफ टाइम, ये नाम बिल्कुल सटीक बैठता है इस कहानी पर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य में उतरते हैं। अब इस पूरे रहस्य की नींव एक बहुत ही अजीब सवाल पर टिकी है। तीन बिल्कुल अजनबी लोग, समैंथा, जोडे और टॉम, एक घने जंगल में खो जाते हैं और एक लकड़ी के कैबिन में पहुंचते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात उनका खोना नहीं है। असली झटका तो ये है कि वे तीनों अलग अलग समय से आए हैं। जी हां, कोई 1964 से है, कोई 1984 से और कोई 2011 से। कैबिन एक ही है, समय भी एक ही महसूस हो रहा है, लेकिन दशक तीन अलग अलग हैं। जाहिर है ये कोई आम जंगल तो बिल्कुल नहीं है। इनकी जो भौगोलिक स्थिति है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ये लोग कितनी भी दूर चल लें, हमेशा लौटकर उसी केबिन के पास आ जाते हैं। जंगल जैसे खत्म ही नहीं होता। टॉम और जोडी चाहे किसी भी दिशा में कितनी भी दूर जाने की कोशिश करें, रहस्यमयी तरीके से घूम फिरकर उसी जगह वापस आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पूरा का पूरा जंगल एक विशाल भूल भुलैया है, जिसका सेंटर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वो केबिन है। बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं, बस एक कभी ना खत्म होने वाला डरावना लूप। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये झोल सिर्फ समय का नहीं है, बल्कि जगह का भी है। इस डेटा को देखें। समांथा का मानना है कि वो 1964 में न्यू हैम्पशायर में है। जोडी का पक्का दावा है कि वो 1984 के डकोटा में है। और टॉम तो 2011 में लॉस एंजलिस जा रहा था। अब ये कैसे मुमकिन है कि तीन लोग अलग अलग जगहों और अलग अलग टाइमलाइन से सीधे एक ही जगह पर आकर फंस जाएं? ये साफ है कि हमारी दुनिया के जो सामान्य भौतिक नियम हैं, वो यहाँ बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे ये लोग इस भूल भुलैया को समझने की कोशिश करते हैं, चीजें और अजीब होने लगती हैं। खंड 1, जर्मन बंकर के सुराग। जंगल में रास्ता खोजते हुए जोडी अचानक गिर जाती है और तभी उसके पास से पैसों की एक गड्डी गिरती है। समांथा जब उन पैसों को देखती है तो वो एकदम सन्न रह जाती है। वो अजीब तरह से हंसने लगती है। क्यों? क्योंकि उन पैसों पर 1984 की मोहर छपी थी। अब समांथा तो 1964 से है ना, तो उसके लिए तो ये भविष्य का पैसा हुआ। बस यही वो पल है जब समांथा का पूरा यकीन टूट जाता है और यह एहसास होता है कि वे किसी भयानक टाइम ट्रैप में फंस चुके हैं। लेकिन सुराग सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं रहते। कहानी अब और भी डार्क होने लगती है। इन तीनों को एक जैसे डरावने सपने आ रहे हैं, दर्द के और अजीब से इंजेक्शन के। फिर उन्हें जमीन के नीचे एक छिपा हुआ बंकर मिलता है जो दूसरे विश्व युद्ध के नाजी सेना के सामान से भरा पड़ा है। और हालात तब बदतर हो जाते हैं जब एक हथियारबंद जर्मन सैनिक आकर उन तीनों को बंधक बना लेता है। मतलब अब ये सिर्फ रास्ता भटकने की बात नहीं रही, ये कोई बहुत ही गहरा और खतरनाक जाल है। और तभी सबसे बड़ा सुराग सामने आता है। जोडी के पास एक लॉकेट है और बिल्कुल वैसा ही हूबहू लॉकेट समांथा के पास भी है। जब वो जर्मन सैनिक उस लॉकेट को देखता है तो वो अपने गले से भी एकदम वैसा ही लॉकेट निकालता है। हैरान करने वाली बात यह है कि समांथा, जिसे थोड़ी बहुत जर्मन भाषा आती है, उसे पता चलता है कि उस सैनिक के लॉकेट में जो तस्वीर है वो किसी और की नहीं बल्कि खुद समांथा की मां की है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है कि इन अजनबियों के बीच कुछ ना कुछ गहरा कनेक्शन जरूर है। तो आखिर ये कनेक्शन है क्या? आइए देखते हैं। खंड 2, एक जानलेवा परिवार का पेड़। पीढ़ियों का ये जो टाइमलाइन है, ये इन तीनों को आपस में जोड़ देता है। 1964 में समांथा अपनी बच्ची को जन्म देते हुए मर जाती है और वो बच्ची है जोडी। फिर 1984 में जोडी बड़ी होकर अपराध की दुनिया में चली जाती है और एक बेटे को जन्म देती है जो है टॉम। और टॉम वो 2011 से है। ये एक ऐसी कड़ी है जो इन तीनों को एक ही खून के रिश्ते में पिरो देती है। तो सच्चाई कुछ इस तरह है। वो जर्मन सैनिक जिसका नाम हैंसमैन है, असल में समांथा का पिता है। समांथा जोडी की माँ है और जोडी टॉम की माँ है। मतलब एक ही परिवार की 4 पीढ़ियां एक ही समय और एक ही जगह पर कैद हैं। ये एक ऐसा माइंड बेंडिंग टाइम पैराडॉक्स है जो किसी के भी होश उड़ा दे। ये सच में अविश्वसनीय है। लेकिन सच कहें तो ये कोई खुशी का पारिवारिक मिलन नहीं है। इन सब का भविष्य बहुत ही दर्दनाक लिखा है। समांथा 3 जून 1964 को बच्ची को जन्म देते हुए मरने वाली है।
जोडी को एक गैस स्टेशन पर हत्या और लूट के जुर्म में फांसी की सजा मिलने वाली है, और टॉम, वो अपने ही दत्तक पिता को गोली मारकर खुद अपनी जान लेने वाला है। ये सब अपने खौफनाक अंजाम को जानते हैं, लेकिन फिलहाल इस अजीब से जंगल में ये सभी जिंदा हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस खौफनाक किस्मत को बदला जा सकता है? खंड 3, दुखद भाग्य से बचाओ। टॉम एक बहुत ही लॉजिकल प्लान बनाता है, ऐसा प्लान जो इन तीनों की जान बचा सके। पहला कदम, हैंसमैन को 1964 की हवाई बमबारी में मरने से बचाना। दूसरा, अगर हैंसमैन बच गया तो वो घर वापस जाएगा और जन्म के समय समांथा को मरने से बचा लेगा। और तीसरा, अगर समांथा जिंदा रही तो वो अपनी बेटी जोडी की अच्छी परवरिश करेगी, जिससे जोडी कभी मुजरिम नहीं बनेगी। मतलब सिर्फ एक चीज को बदलने से इन सारी पीढ़ियों का भविष्य पूरी तरह से सुधर सकता है। मास्टर स्ट्रोक है ना? लेकिन टेंशन तब बढ़ जाती है जब पता चलता है कि हैंसमैन की मौत 14 मई 1964 को पोलैंड में एक एयर स्ट्राइक में हुई थी, और इस केबिन के ठीक बाहर बिल्कुल वही तारीख और वही जगह है। आसमान में लड़ाकू विमान दिखने लगे हैं और बमबारी बस शुरू ही होने वाली है। उनके पास इतिहास को बदलने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं। पर समय के साथ खिलवाड़ करना इतना आसान कहाँ होता है? खंड 4, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। बमबारी की भयानक आवाज और भगदड़ के बीच टॉम हैंसमैन को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इस अफरा तफरी में हैंसमैन घबराकर अपनी बंदूक चला देता है और गोली सीधे जाकर जोडी को लग जाती है। ये एक भयंकर त्रासदी है। एक परदादा ने अनजाने में अपनी ही पोती को गोली मार दी है, वो भी उसके पैदा होने से पहले। और असल में यही घटना ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहलाती है। ये टाइम ट्रैवल की एक ऐसी विसंगति है जहां अतीत में किया गया कोई भी बदलाव खुद उस टाइम ट्रैवलर के वजूद को ही मिटा देता है। जरा विचार करें, अगर जोडी की मौत अभी हो जाती है तो टॉम का क्या होगा? नतीजा तुरंत सामने आता है। जैसे जैसे जोडी की सांसें उखड़ती हैं और वो खून से लथपथ होकर दम तोड़ती है, टॉम का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। क्योंकि टॉम की मां जोडी की मौत टॉम के जन्म से पहले ही हो गई है, तो टॉम का अस्तित्व ही हमेशा के लिए मिट जाता है। वो शून्यता में विलीन हो जाता है। ये विज्ञान और समय का शायद सबसे क्रूर नियम है। टॉम के बलिदान और इस भयानक हादसे के बाद समय एक नया मोड़ लेता है। खंड 5, एक नई टाइमलाइन। जब तक हैंसमैन को उस खौफनाक सच्चाई का एहसास होता है, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन आसमान से गिरते बमों के बीच वो तेजी से समांथा को पकड़ता है और खींचकर सुरक्षित बंकर में ले जाता है। हैंसमैन बच जाता है। उसने अपनी मौत को टाल दिया है, और सिर्फ इसी एक घटना के वजह से इतिहास के पन्ने फिर से लिखे जाते हैं। अब पुराने और नए भविष्य का ये अंतर देखिए। बाईं तरफ पुराना भाग्य है, जहां जोडी एक चोर थी जिसे फांसी हुई और टॉम का दुखादांत हुआ। लेकिन दाईं तरफ एक बिल्कुल नया भविष्य है, क्योंकि समांथा जिंदा रही, उसने जोडी की बहुत अच्छी परवरिश की। अब जोडी एक अमीर और पढ़ी लिखी इंसान है। लेकिन इस नए भविष्य की कीमत क्या चुकानी पड़ी? टॉम का अब कोई नामो निशान नहीं है। वे कभी पैदा ही नहीं हुआ। इस डोमिनो इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। समांथा बच गई, इसलिए जोडी कभी अनाथ नहीं हुई, और क्योंकि जोडी एक अच्छी जिंदगी जी रही है, वो उस अपराधी केविन से कभी नहीं मिली। लेकिन क्या इससे अपराध रुक गया? बिल्कुल नहीं। केविन अपनी एक नई गर्लफ्रेंड एमिली के साथ उसी ग्रोसरी स्टोर को लूटने पहुंच जाता है जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। कहानी फिर से वही पहुंच गई है, उसी ग्रोसरी स्टोर में जहां से जोडी उस काबिन वाले लूप में फंसी थी। लेकिन इस बार वहां जोडी की जगह एमिली मौजूद है। एमिली कैशियर से उस रहस्यमयी बॉक्स को खोलने की जिद करती है। कैशियर उसे मना करता है, चेतावनी देता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो बॉक्स खोलती है और फिर से वही गोली चलने की आवाज आती है, और इसी के साथ लूप फिर से रीसेट हो जाता है, लेकिन इस बार किसी और के लिए। ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या समय के इस खौफनाक चक्र को कभी सच में तोड़ा जा सकता है? क्या हम किस्मत को बदल सकते हैं, या बस मोहरें बदल जाते हैं और खेल वही रहता है? ये निश्चित रूप से दिमाग को झकझोर देने वाला विषय है। इस रोमांचक विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही दिलचस्प रहस्यों को डिकोड करने के लिए जुड़े रहें।